हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर का 12वां दिन है। ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। आई होप आप उसको समझ पाए होंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। यदि वो समझ में भी नहीं आया तो उसके लास्ट के जो 2 पॉइंट हमने डिस्कस करे थे कि कॉन्ग्रुएंसी इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उस दोनों कंडीशन से जो कंक्लूजन निकला था उसको याद रख लीजिए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता देखते। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसको क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेबल करा जाता है और इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है। यदि आपको इस लेक्चर से कुछ भी फायदा मिला हो तो इस लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चालू करते हैं। देखिए, सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, हेडिंग डाल लीजिए, सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, जैसे कि सिमिलरिटी इज अ नथिंग बट ए साइन रूल, मतलब सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है, बस एक क्या है, साइन रूल। इसको मैं बाद में प्रूफ करके बताऊंगा कि सिमिलरिटी को हम साइन रूल से कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलरिटी इज अ नथिंग बट इट इज ए साइन रूल। ये क्या है, एक साइन रूल। ये जैसे हमने शुरू में साइन रूल देखा था कैसे एप्लीकेबल करते हैं, सेम इसी तरीके से हम सिमिलरिटी को भी एप्लीकेबल करेंगे। यदि सिमिलरिटी की डेफिनेशन देखा जाए, एवरी क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, एवरी क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में देखा था कि एवरी क्रॉसपॉन्डिंग विल बी इक्वल, बस इसमें क्या फर्क आता है, एक एवरी क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो, हर एक संगत अनुपात, एक क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। याद रखना, रेशियो बराबर होगा। सिमिलरिटी में रेशियो बराबर होता है, ना कि क्वांटिटी। क्लियर हो रही बात। कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्वांटिटी को बराबर करा था, कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्वांटिटी को बराबर करा था, और सिमिलरिटी में रेशियो बराबर होता है। तो एवरी क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, एवरी क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल। जैसे आपसे किसी ने कहा कि आपके सामने दो ट्रायंगल है, ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, समरूप है। सिमिलर को हिंदी में बोलते समरूप, और उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है, इसको ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको बोला कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है या है, समरूप है। ठीक है, तो इसके जो संगत क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो का मतलब ए बी अपॉन में डीई, ए बी अपॉन में डीई, बी सी अपॉन में ई एफ, ए सी अपॉन में डी एफ, बी सी अपॉन में ई एफ, ए सी अपॉन में डी एफ। ये क्या हो गए, आपस में बराबर होंगे, इनके रेशियो बराबर होंगे। रेशियो मतलब बटे में जो लिखते हैं उसको हम रेशियो कहते हैं, अनुपात। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, रेशियो को, अनुपात। इनके अनुपात, संगत अनुपात बराबर होंगे। क्लियर है। जब दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप हो जाते हैं तो इनके सभी रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गए तो उसका सब कुछ बराबर होगा, उसका सब कुछ बराबर होगा। उसका हाइट हो गया, मीडियन हो गया, सर्कम रेडियस, इनर रेडियस, पेरीमीटर, एरिया, वो दोनों सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सेम इसी तरीके से यदि दोनों ट्रायंगल, यदि गिवन दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, एक बार सिमिलर प्रूफ हो गए तो इनके सभी रेशियो बराबर होंगे, इनके सभी रेशियो बराबर होंगे। जैसे हमने क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो देखा था, साइड का क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो, भुजाओं का संगत अनुपात, ए बी अपॉन में डीई, बी सी अपॉन में ई एफ, ए सी अपॉन में डी एफ, ये क्या होगा, बराबर होगा। और यदि प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके सब कुछ रेशियो क्या होगा, सब रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। सब रेशियो मतलब हाइट का रेशियो, मीडियन का रेशियो, सर्कम रेडियस का रेशियो, इनर रेडियस का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो, एरिया का रेशियो, ये सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं कि मैंने शुरू में बोला था कि सिमिलरिटी इज नथिंग बट इट इज ए साइन रूल। ये कुछ भी नहीं है, क्या है, साइन रूल। तो साइन रूल से सिमिलरिटी को कैसे प्रूफ करते, देखिए। जैसे आपने ट्रायंगल एबीसी में साइन रूल लगाया, ट्रायंगल एबीसी में क्या लगाया, साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन में साइन ए बराबर बी अपॉन में साइन बी और सी अपॉन में साइन सी, मतलब जो भुजा और उसके अपोजिट एंगल का रेशो, भुजा और उसके अपोजिट एंगल का रेशो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मैंने ट्रायंगल एबीसी में साइन रूल लगाया। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, बीसी, कौन सा साइड लिया, बीसी, तो बीसी के सामने वाला एंगल कौन सा है, अल्फा।
तो BC अपॉन साइन अल्फा ये होता है। जो साइड लो उसके सामने वाला एंगल, जो साइड लिया उसके सामने वाला एंगल का रेशो। तो BC लिया आपने, तो BC के सामने वाला एंगल कौन सा है? अल्फा, तो साइन अल्फा, BC अपॉन में साइन अल्फा बराबर, अब आपने कौन सा लिया साइड? AC, तो AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? बीटा, तो AC अपॉन में साइन बीटा, AC अपॉन में साइन बीटा। ठीक है, तो हमने पहले वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगाया, सेम इसी तरीके से दूसरे वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगाओ। तो यहाँ पर आपने BC कंसीडर करा था, तो यहाँ पर आप क्या कंसीडर करोगे? CF, तो CF अपॉन में साइन अल्फा, क्योंकि CF के सामने वाला एंगल कौन सा है? अल्फा। ये अल्फा बीटा गामा और ये भी अल्फा बीटा गामा इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों हमने सिमिलर या समरूप कंसीडर करे। ये अल्फा बीटा गामा और इसमें भी अल्फा बीटा गामा इसलिए कंसीडर करा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को हमने समरूप माना है, इस दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर माना है। ठीक है, तो आपने देखिए BEF में आप यदि साइन रूल लगाओगे तो EF, तो EF के सामने वाला एंगल अल्फा, तो EF अपॉन में साइन अल्फा। उसके बाद कौन सा साइड लिया आपने? DF, तो DF के सामने वाला एंगल बीटा, तो DF अपॉन में साइन बीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ से जो इक्वेशन मिली, इस ट्रायंगल से जो इक्वेशन मिला और इस ट्रायंगल से जो इक्वेशन मिला, उन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? BC अपॉन में EF, BC अपॉन में EF और AC अपॉन में DF, BC अपॉन में EF और AC अपॉन में DF। देखो आपने भी सिमिलरिटी में यही लिखा है, BC अपॉन में EF और AC अपॉन में DF। तो हम कह सकते हैं कि सिमिलरिटी इज अ नथिंग बट इट इज ए साइन रूल। जो साइन रूल हमने पढ़ा था वही सिमिलरिटी होती है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो एक चीज क्या ध्यान रखोगे? सिमिलरिटी में क्रॉसपॉन्डिंग रेशो इक्वल होते हैं, ना कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होता है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होता है, ना कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड बराबर होते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब जैसा कि हमने कॉन्ग्रेंसी को प्रूफ करने के लिए चार कंडीशन पढ़े थे, कॉन्ग्रेंसी को प्रूफ करने के लिए चार कंडीशन पढ़े थे कि कॉन्ग्रेंसी को दो ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रेंसी किस बेसिस पर लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने चार कंडीशन देखे थे। सेम इसी तरीके से कि दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, तो उसको प्रूफ करने के लिए कितने कंडीशन होते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोल दे कि आप प्रूफ करके बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है कि समरूप है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ करने के लिए कुछ डाटाबेस चाहिए आपको, तो उस डाटाबेस को हमने कंडीशन नाम दिया कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए तीन कंडीशन होती है। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कितनी कंडीशन होती है? तीन। सबसे पहला कंडीशन होता है ए मतलब एंगल एंगल एंगल। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? एंगल एंगल एंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल का यदि तीनों एंगल, या फिर इसको दो एंगल भी बोलते हैं, डबल एंगल, तीन एंगल या दो एंगल आपस में यदि बराबर होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग, क्रॉसपॉन्डिंग याद रखना, यदि दोनों ट्रायंगल के यदि दोनों ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। समझो कैसे? जैसे आपके पास दो ट्रायंगल है ABC और DEF। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, समरूप है कि नहीं है। तो आपने क्या देखा? एंगल A यदि एंगल D के बराबर हो, क्रॉसपॉन्डिंग, एंगल B यदि एंगल E के बराबर हो, एंगल C यदि एंगल F के बराबर हो, या फिर दो एंगल, एंगल A या एंगल D, एंगल B और एंगल E, ठीक है, या फिर तीनों में से कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर हो, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? समरूप है। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? समरूप है। तीन एंगल या दो एंगल के बेसिस पर हम बोल सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। ठीक है, यदि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग रेशो, इन साइड का भुजाओं का संगत अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। भुजाओं का संगत अनुपात क्या होगा? बराबर। भुजाओं का संगत अनुपात मतलब AB अपॉन में DE, BC अपॉन में EF, AC अपॉन में DF, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इनका क्रॉसपॉन्डिंग रेशो भी क्या होगा? बराबर होगा। आई होप आप पहली कंडीशन समझ पाए होंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड। यदि तीनों ट्रायंगलों का यदि दोनों ट्रायंगल का साइड रेशो बराबर हो, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर हो, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशो मतलब AB अपॉन में DE,
BC अपॉन में EF, AC अपॉन में DF यदि बराबर हो तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। और यदि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जस्ट इसका उल्टा है, यदि एंगल बराबर है तो क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो बराबर होगा। यदि क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो बराबर है तो इसके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या था आपका, ए मतलब एंगल एंगल एंगल, इसको डबल एंगल भी बोलते हैं, मतलब दो एंगल से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन है ट्रिपल एस, मतलब साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। ठीक है। कंडीशन नंबर थर्ड, सास। सास मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मतलब दोनों त्रिभुजों के दो भुजाओं का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के दो 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 भुजाओं के अनुपात और उनके बीच का कोण, इंक्लूडेड एंगल बोला था कल मैंने। इंक्लूडेड एंगल यदि बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, समरूप होगा। समझो कैसे। आपको दो साइड लेना है, क्योंकि कंडीशन क्या है, सास वाली कंडीशन, सास मतलब साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल लेना है। तो दो साइड मतलब आपने कौन सा लिया, ए बी, ये एक साइड लिया, और डीई। अब इस दोनों को बराबर नहीं करना, इनका रेशियो बराबर करना है, तो ए बी अपॉन में डीई। ठीक है, फिर आपने और एक साइड लेना है, तो आपने कौन सा साइड लिया, बीसी अपॉन में ईएफ। रेशियो लिया, बीसी क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो लिया। ये यदि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपस में बराबर हो और इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण मतलब जैसे ए बी और बीसी के बीच का कोण कौन सा है, बी, और डीई और ईएफ के बीच का कोण कौन सा है, ई, ये दोनों यदि बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर हो गया? नोट में क्या लिखा मैंने, दोनों साइड के बीच का कोण होना चाहिए, मतलब इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। यदि इंक्लूडेड एंगल बराबर नहीं है तो आपका ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी। ठीक है, तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कितनी कंडीशन होती है, तीन कंडीशन होती है। पहला कंडीशन एंगल एंगल एंगल, या फिर उसको डबल एंगल से भी प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा। ठीक है, तीसरा कंडीशन साइड एंगल साइड, सास बोलते हैं जिसको, भुजा कोण भुजा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, जैसे आपको शुरू में बोलेगा हो कि ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों फिगर आपको गिवन है, ये दोनों फिगर आपको गिवन है। आपको बोला कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, आपको पहले से बोल दिया क्वेश्चन में कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, ये फिगर आपको देकर रखा है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड है। इसकी साइड ए बी सी की साइड क्या है, एक्स वाई जेड, और डी ई एफ की साइड क्या है, 10 18 और 15, 10 18 15। और आपसे क्या पूछा कि एक्स वाई जेड का रेशो बताओ, मतलब इन भुजाओं का अनुपात, ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं का अनुपात बताओ। ठीक है, एबीसी की भुजाओं का अनुपात बताओ। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं। ये सारे सिमिलरिटी के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस एक बार ध्यान से समझना इसको। देखिए, मैंने क्या बोला था, सिमिलरिटी इज नॉट बट इट इज ए साइन रेशो। कुछ भी नहीं है, नथिंग नॉट बट इट इज ए साइन रेशो। कुछ भी नहीं है बट ये क्या है, एक साइन रेशो। तो इसको साइन रेशो से हम प्रूव कैसे करते समझो। जैसे आपको एक्स वाई जेड का रेशो चाहिए, तो आप देखिए एक्स, एक्स के सामने वाला एंगल क्या है, अल्फा। ठीक है, एक्स के सामने वाला एंगल क्या है, अल्फा। ये अल्फा, अल्फा के सामने वाला एंगल एक्स। ठीक है, यहां पर अल्फा क्या है, डी ए, तो अल्फा के सामने वाली साइड 18। सुनना फिर से, यहां से आपने सबसे पहले अल्फा देखा। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है तो इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, सिमिलर है, मतलब इसके एंगल भी आपस में बराबर, सॉरी, दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है। तो आपने सबसे पहले एंगल अल्फा करा। एंगल अल्फा के सामने वाला साइड कौन सा है, एक्स। यहाँ अल्फा के सामने वाला साइड कौन सा है, 18, तो एक्स अपॉन 18। ठीक है, फिर से समझना, एंगल बी कंसिडर करा आपने, तो बी के सामने वाला साइड कौन सा है, जेड। यहाँ एंगल बीटा, सॉरी बीटा है, बीटा के सामने वाला साइड कौन सा है, 15, तो जेड अपॉन में 15। ठीक है, और एक बार समझो, यदि आपने गामा कंसिडर करा तो गामा के सामने वाली साइड कौन सी है, वाई। यहाँ पर गामा के सामने वाली साइड कौन सी है, 10, तो वाई अपॉन 10, वाई अपॉन 10। क्लियर हो गया? और रेशो कभी भी बटे में नहीं होता, सॉरी, ये बराबर है तो इसके नीचे वाले क्या होगा, इसका रेशो, ये बराबर है ना, तीनों रेशो, तो इनके नीचे वाले चीज क्या होगा, इनका रेशो, मतलब एक्स वाई जेड का रेशो क्या होगा, 18 15 और 10। 18, सॉरी एक्स वाई बोला ना, तो 18 10 15,
18, 10 और 15। क्लियर हो गया? और एक बार समझो कैसे बताया मैंने। यदि आपने अल्फा को कंसीडर करा तो अल्फा के सामने वाली भुजा x, यहाँ पर यदि अल्फा देखोगे तो अल्फा के सामने वाली भुजा 18, तो x अपॉन 18। फिर आपने बीटा को कंसीडर करा तो बीटा के सामने वाली भुजा z, यहाँ पर बीटा को कंसीडर करा तो बीटा के सामने वाली भुजा 15, तो z अपॉन में 15। फिर आपने गामा कंसीडर करा तो गामा के सामने वाला साइड y, यहाँ पर गामा के सामने वाला साइड 10, तो क्या आएगा y अपॉन में 10। और आपको रेशो में ये बाकायदा अच्छे से पता है कि इसके अपॉन में जो होता है वही क्या होता है इसका रेशो, तो इसका रेशो क्या आएगा 18, 10, 15। ठीक है? या फिर और एक तरीके से कर सकते हैं, देखो कैसे, सेम इसी तरीका, बस इसको लिखने का तरीका लगे, समझो कैसे। जैसे आपको एक ट्रायंगल एबीसी देके रखा है और एक ट्रायंगल डीईएफ देके रखा है, ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर है मतलब इसका क्रॉसपोंडिंग रेशियो बराबर होगा। सिमिलर है मतलब इसका क्रॉसपोंडिंग रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो देखना इसको लिखने का तरीका क्या होता है, दोनों में से किसी भी एक ट्रायंगल को एज इट इज लिख दो, दोनों में से किसी भी एक ट्रायंगल को एज इट इज लिख दो। जैसे मैंने ट्रायंगल एबीसी को ऐसे का ऐसे लिख दिया, ए बी सी को ऐसे का ऐसे लिख दिया। ठीक है? ये सिमिलर का साइन है। ठीक है? फिर ट्रायंगल लिया, अब डीईएफ को इसी सीक्वेंस में ना लिखेंगे, डीईएफ को इस एबीसी के सीक्वेंस में लिखेंगे। समझना कैसे, आपने एक ट्रायंगल एज इट इज लिख दिया एबीसी, दूसरे ट्रायंगल को इसके बेसिस पे लिखेंगे, दूसरे ट्रायंगल को इसके बेसिस पे लिखेंगे। समझो कैसे, जैसे यहाँ पर ए है तो ए पे कौन सा एंगल है, बीटा, ए पे कौन सा एंगल है, बीटा, और यहाँ पर देखिए बीटा कौन से वर्टेक्स पे, ई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई। ठीक है? फिर देखना यहाँ पर बी लिखा आपने, ठीक है, तो बी पे कौन सा एंगल है, गामा, यहाँ पर देखिए गामा कौन से वर्टेक्स पे, एफ, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एफ। ठीक है? फिर देखिए सी, सी पे कौन सा एंगल है आपका, अल्फा, और यहाँ पर देखो अल्फा कौन से वर्टेक्स पे बना है, डी, ये हो गया डी। तो इस ट्रायंगल को डी ई एफ ना लिख के हम क्या लिखेंगे, ई एफ डी। ई एफ डी किसके बेसिस पे लिखा, इस ट्रायंगल के एंगल के बेसिस पे, इस ट्रायंगल के एंगल के बेसिस पे। फिर से बता रहा हूँ, ए पे कौन सा एंगल आ रहा है, बीटा, तो आप देखो यहाँ पर बीटा कहां पर बन रहा है, ई पे, तो यहाँ पर लिख दोगे ई। फिर आपको देखो पहला, फिर दूसरा आपने क्या कंसीडर करा, बी, बी पे कौन सा बन रहा है, गामा, तो गामा यहाँ पर किस पे बन रहा है, एफ पे, ये एफ लिख दिया आपने। फिर सी, सी, सी पे कौन सा बन रहा है, अल्फा, यहाँ पर देखिए अल्फा किस पे बन रहा है, डी पे, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, डी। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखने का फायदा ये होगा कि इसमें जो रेशो होगा वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे यहाँ से ए बी लिखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई एफ, तो ए बी अपॉन में ई एफ। ठीक है? फिर लिखोगे बी सी, पहले दो को लिया तो यहाँ से भी पहले दोनों को लिया, फिर बाद वाले दो को ले लो, बी सी, यहाँ क्या आएगा, एफ डी, तो बी सी अपॉन में एफ डी। ठीक है? फिर आप क्या लोगे, फर्स्ट और लास्ट को लोगे तो ए सी, यहाँ से भी फर्स्ट और लास्ट को ले लो, ई डी, तो ए सी अपॉन में ई डी। इनका रेशो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब सिमिलर देखिए, ए बी आपको कितना देके रखा है, ए बी एक्स देके रखा है, ई एफ कितना देके रखा है आपको, 18, तो ए बी की जगह एक्स, ई एफ की जगह 18। बीसी कितना देके रखा है आपको, बीसी देके रखा है आपको जेड, और एफडी कितना देके रखा है, 15, तो एफडी की जगह 15। एसी कितना देके रखा है आपको, एसी देके रखा है आपको वाई, और ईडी, ईडी कितना देके रखा है आपको, 10, ईडी कितना देके रखा है, 10, तो ईडी की जगह 10। आ गया रेशो बराबर। ठीक है? तो इसके बेसिस पर आप लिख सकते हो 18, 10, 15। सिमिलरिटी लगाना आ गया, सिमिलरिटी कैसे लगाओगे, या तो आप साइन रेशो से लगा दो या फिर इस ट्रायंगल के बेसिस पे लगा दो। ठीक है? तो आगे सिमिलरिटी कैसे लगाते हैं, ठीक है, आगे देखें। थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम क्या होती है, समझो। थेल्स थ्योरम क्या होती है, थेल्स थ्योरम सिमिलरिटी के बेस पे प्रूव करते हैं हम। जैसे आपको बोला उसने कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल देके रखा आपको ए बी सी, जिसमें डी ई बी सी के समांतर एक लाइन है, पैरेलल एक लाइन है, समांतर एक लाइन है, डी ई बी सी के पैरेलल आपने एक लाइन ले ली। ठीक है? ले ली। अब जब दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, ये दोनों लाइन जब समांतर होते हैं तो इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल मतलब समझो, जैसे ये बी वाला एंगल और यहाँ से ये डी वाला एंगल, ये दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं। क्रॉसपोंडिंग मतलब समान दिखने वाले, क्रॉसपोंडिंग मतलब होता है समान दिखने वाला। तो ये वाला बी और यहाँ से इस ट्रायंगल का डी, ये आपस में क्या दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे, तो ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा,
अल्फा होगा। इसे बोलते हैं हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। जब आपको मैं लाइन पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं, ठीक है, वर्टिकली एंगल क्या होते हैं, सब अच्छे से बताऊंगा। अभी बस इतना याद रखो, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मतलब एक जैसे दिखने वाले, ठीक है। एक जैसे दिखने वाले मतलब देखिए ये बीटा, सॉरी ये बी वाला एंगल और डी वाला एंगल सेम झुकाव पर है, सेम इंक्लिनेशन पर है, तो ये यदि अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा, अल्फा। तो इसे क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। सेम इसी तरीके से ये बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एक जैसे दिखने वाले एंगल है, ये भी क्या होंगे, बीटा, ठीक है। ये किस बेसिस पे बोल रहा हूं मैं, ये इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि जब दोनों लाइन पैरेलल होती है तब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब आगे देखो। अब जैसे आपने एक पैरेलल लाइन खींचा तो इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख गए। एक तो आपका आपका ट्रायंगल था एबीसी, और एक पैरेलल लाइन खींचने से कौन सा ट्रायंगल बना, एबीई। एक पैरेलल लाइन खींचने से कौन सा एंगल बना, एबीई, ठीक है। अब हम देखिए इस ट्रायंगल ए बी सी में अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, और ट्रायंगल ए डी ई में, ट्रायंगल ए डी ई में भी क्या है, अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है। मतलब इन दोनों एंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ए प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। कौन से कंडीशन से बोल रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन हमने देखा था, तीनों ट्रायंगल, सॉरी सेकंड कंडीशन था शायद, कि दो तीन यदि दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल यदि आपस में बराबर होते तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा, ये बीटा, ये गामा दोनों में कॉमन है। यहाँ पर भी ए वर्टेक्स आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल में भी ए वर्टेक्स आ रहा है, मतलब ये गामा दोनों में कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर है, मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर है। तो हम ए प्रॉपर्टी के बेस पर बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई के, ट्रायंगल ए डी ई के, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो उनका क्रॉसपॉन्डिंग रेशो बराबर होगा, ठीक है, उनका क्रॉसपॉन्डिंग रेशो बराबर होगा। तो हम इस क्रॉसपॉन्डिंग रेशो को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एक ट्रायंगल को आप अपने हिसाब से लिख लो, एक ट्रायंगल को आप अपने हिसाब से लिख लो। जैसे आपने एक ट्रायंगल अपने हिसाब से क्या लिख दिया, एबीसी। अब दूसरे वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के एंगल के बेसिस पर लिखो। क्या बोल रहा हूँ, दूसरे वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के एंगल के बेसिस पर लिखो, ठीक है। कैसे लिखोगे समझो। जैसे आपने ए लिया तो ए पे कौन सा एंगल बन रहा है, गामा। दूसरा वाला ट्रायंगल देखो एडीई, एडीई में गामा कहां पर बन रहा है, ए पर ही बन रहा है, तो यहां पर भी आप क्या लिख दोगे, ए। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर आपने लिया बी, बी पे कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा। तो आप देखिए कि सेकेंड वाले ट्रायंगल में अल्फा किस पे बन रहा है, अल्फा डी पे बन रहा है, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, डी। क्लियर है। फिर सी लिया आपने तो सी पे कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा। फिर आपने दूसरे वाले ट्रायंगल पे देखा कि बीटा कहां पर बन रहा है, ई पे बन रहा है, तो आपने यहां पर लिख दिया ई, ठीक है। ए ए बी डी सी 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 ई, ये आपस में क्या लिख दिया आपने, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बेसिस पर इन ट्रायंगल को लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखने से आपको डायरेक्ट रेशो मिल जाता है। डायरेक्ट रेशो जैसे ए बी अपॉन में ए डी, शुरू के दोनों और यहां से शुरू के दोनों का रेशो, ठीक है। फिर बाद के दोनों मतलब बी सी अपॉन में डीई, ठीक है। फिर आता है ए सी, फिर आता है ए सी अपॉन में एई, ए सी अपॉन में एई, आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनका क्रॉसपॉन्डिंग रेशो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यही होता है थेल्स प्रमेय, यही होता है आपका थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का पहला कंडीशन क्या है, यदि एक ट्रायंगल के बेस से सिमिलर, बेस के पैरेलल कोई रेशो, कोई एक पैरेलल लाइन खींची जाए तो इसके अंदर बनने वाला ट्रायंगल भी क्या होगा, सिमिलर होगा। और जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशो क्या हो जाता है, इक्वल। थेल्स प्रमेय समझ में आ गई। यदि एक ट्रायंगल के अंदर आपने एक पैरेलल लाइन खींचा, एक ट्रायंगल के अंदर आपने एक पैरेलल लाइन खींचा तो इसके अंदर बनने वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। और जैसे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग रेशो भी क्या होगा, बराबर होगा। क्रॉसपॉन्डिंग रेशो याद करने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो। हमने जो ट्रिक समझा उसके बेसिस पर आप इसको लिख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि यही रेशो होगा।
आप एंगल के बेसिस पर इसको लिख सकते हो कि इसका रेशो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन एक चीज देखते जैसे आपने बोला ए बी और ए डी का रेशो ए सी और ए ई के बराबर है, तो मैंने क्या माना, ए बी को 7 माना, तो यहाँ से ए सी भी कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है, तो ए बी को यदि 7 मानूंगा तो ए सी भी कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। यदि मैं ए डी को कितना माना, 3, तो ए ई भी कितना होगा, 3। यदि ए डी को 3 माना तो ए ई भी कितना होगा, 3, क्योंकि हमने अभी प्रूफ करा कि ये दोनों रेशो आपस में बराबर होते, ये भी 7:3 है, तो ये भी कितना होगा, 7:3। क्लियर है। अब आप देखिए ये पूरा 7 है और इतना सा 3 है, यदि 7 में से 3 गया तो डी से बी की दूरी कितनी आएगी, 4 आएगी। डी से बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4। सिमिलरली यहाँ देखिए ए से सी पूरा कितना है, 7 है, तो ए से ई कितना होगा, 3 आया था, तो 7 में से 3 गया तो ये वाला कितना आया, 4। तो आप ध्यान से देखिए कि ये वाला रेशो भी 3:4 है और ये वाला रेशो भी 3:4 है, ठीक है। तो हम इसके बेसिस पर बोल सकते हैं कि एडी अपॉन में बीडी, एडी अपॉन में बीडी का रेशो किसके बराबर होगा, एई अपॉन में ईसी, एई अपॉन में ईसी। जब एक ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन खींची जाती है तो एडी अपॉन में बीडी, एडी अपॉन में बीडी और एई अपॉन में ईसी का रेशो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग। ये कैसे प्रूफ करा आया समझ में, आपने इधर प्रूफ करके दे दिया था कि ये दोनों रेशो बराबर है, तो मैंने दोनों रेशो को क्या माना, 7:3, 7:3, 7:3 बेसिस पर मैंने इसकी वैल्यू कितनी निकाली, 4, इसकी वैल्यू भी कितनी निकाली, 4। जब इसकी वैल्यू 4 निकाला तब मैंने देखा कि ये भी 3:4 आया, ये भी 3:4 आया, मतलब ए से डी और डी से बी का रेशो ए से ई और ई से सी के रेशो के बराबर होगा। कब होगा, जब दोनों लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो। एक ट्रायंगल के अंदर जब दो लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो। क्लियर हो गया यार, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द 2 पॉइंट ऑन द ए बी और ए सी, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी में डी और ई दो बिंदु है, किस पर, भुजा ए बी और ए सी पर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे के रखा है। सच दैट DE पैरेलल BC, मतलब DE समांतर है किसके, BC के। यदि AD बराबर 6 दे के रखे, BC बराबर 12x-6 और AE बराबर 2x, CE बराबर 16-2x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको हम इसी प्रॉपर्टी पे करेंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे। इसके बेसिस पर हमने क्वेश्चन के बेसिस पर एक डायग्राम ड्रॉ करा, ठीक है। ये डायग्राम हमने ड्रॉ करा, देख के नहीं रखा था, इस क्वेश्चन के बेसिस पर हमने डायग्राम ड्रॉ करा। आपने सबसे पहले कैसे ड्रॉ करते हो वो समझो। एबीसी एक ट्रायंगल है, ये एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ तक डी और ई दो पॉइंट है, किस पर, ए बी और ए सी पर। ए बी ये रहा और ए सी पर, ये डी और ई दो पॉइंटर। आपको बोल दिया कि डी ई बीसी के पैरेलल है, तो आपने डी से ई को मिला दिया, जो किसके पैरेलल हो गया, बीसी के पैरेलल हो गया। जैसे पैरेलल हो गया, एक ट्रायंगल के अंदर यदि दो भुजा पैरेलल हो तो एडी अपॉन में बीडी किसके बराबर हो जाता है, बीई अपॉन में ईसी के बराबर हो जाता है। अभी थेल्स प्रमेय से देखा था हमने कि यदि एक ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन खींच दिया जाए तो एडी अपॉन में बीसी बीडी किसके बराबर हो जाएगा, एई अपॉन में ईसी। आपको इन सबकी वैल्यू देके रखा है, एडी आपको 6 देके रखा है, डीबी आपको दे के रखा 12x-6, एई आपको 2x दे के रखा है, ईसी आपको 16-2x दे के रखा है, ठीक है। तो आपने इस रेशो में इनकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। कैसे पुट करा देखो, आपने क्या बोला, एडी अपॉन में एबी, एडी अपॉन में एबी, ठीक है। दो रेशो पढ़े थे हमने, देखिए यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी थी, या तो आप इससे प्रूफ कर दो या फिर इससे प्रूफ कर दो, जिससे आपको सूटेबिलिटी लगे आप उससे प्रूफ कर दो, ठीक है। या तो इससे कर दो या फिर इस वाले फॉर्मूले से कर दो। तो मैंने इस वाले फॉर्मूले से करा उस क्वेश्चन को। देखिए कैसे, आपने कौन कौन सा रेशो लिया, एडी अपॉन में एबी, एडी अपॉन में एबी। तो सिमिलरली आप इस तरफ भी क्या लोगे, एई अपॉन में एसी, एई अपॉन में एसी। क्यों लिया आपने ऐसा, क्योंकि आपको इन सब की वैल्यू गिवन है। आप उस रेशो से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एडी, एडी कितना देके रखा है, 6, एबी, एबी, एबी कितना होगा, एबी के लिए एडी प्लस
डीबी होगा, मतलब 6 प्लस 12x माइनस 6, 6 प्लस 12x माइनस 6, ठीक है, ये 6 प्लस 12x माइनस 6। ऐसा इसलिए करा क्योंकि 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो देखना 2 मिनट, इसी फॉर्मूले का यूज क्यों करा, थोड़ा सा दिमाग से खेलना। यहाँ पर 6 पॉजिटिव है, यहाँ पर 6 नेगेटिव है, ठीक है। यदि मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। और सिमिलरली आप इधर देखो, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर -2x है, यदि इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। इसलिए मैंने उस प्रीवियस वाले ऊपर वाले फॉर्मूला का यूज करा, जिससे मेरा क्वेश्चन क्या हो जाए, सिंपल हो जाए, कैलकुलेशन कम करना पड़े। क्लियर हो गई बात। तो AE देखिए आप, AE कितना है 2x, और AC कितना होगा 2x प्लस 16 माइनस 2x, 2x प्लस 16 माइनस 2x। तो सिमिलरली 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, या फिर नीचे से काट दो इसको, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2, 2 अठी 16, ठीक है। फिर यहाँ से काट दो, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, तो एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4। और जब इसका रूट इसके ऊपर डालोगे तो कितना आएगा, दैट इज ए 2। इसका रूट इसके ऊपर डालोगे तो कितना आएगा, दैट इज ए 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 है। सिंपल। थेल्स प्रमेय का केस नंबर 1 समझो। थेल्स प्रमेय का केस नंबर 1 समझते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि एबीसी एक क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ही हो तो, ठीक है। एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। और आपको एक कंडीशन देके रखा कि D इज अ मिड पॉइंट। D क्या है, एक मिड पॉइंट है, तो D इज ए मिड पॉइंट, ठीक है। D इज ए मिड पॉइंट, तो आपने क्या करा, D से एक पैरेलल लाइन खींच दिया, ठीक है। इस कंडीशन में समझना ध्यान से, आपको ये बोल दिया कि D क्या है, इसका मिड पॉइंट। केस नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ट्राइंगल एबीसी तो देके ही रखेगा, ठीक है, दे दिया। कंडीशन क्या दिया कि D क्या है आपका मिड पॉइंट, या D क्या है आपका मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट दिया, आपने क्या करा, आपने डी से एक पैरेलल लाइन खींच दिया, डी से एक बीसी के पैरेलल लाइन खींच दिया, डीई, ठीक है। ध्यान देना, इसको दिमाग में रखना, ये मिड पॉइंट है आपका, ठीक है। एक पैरेलल लाइन खींच दिया डीई और बीसी। जैसे पैरेलल लाइन खींच दिया तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये यदि पैरेलल लाइन खींच दिया तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अभी 2 केस में हम करते आ रहे थे कि इसको पैरेलल लाइन यदि प्रूफ कर दिया, खींच दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए मतलब उसके ऑल क्रॉसपोंडिंग रेशियो विल बी इक्वल। दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर हो गए तो मतलब ऑल क्रॉसपोंडिंग रेशियो विल बी इक्वल। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। क्रॉसपोंडिंग रेशियो भी इक्वल कर दो, एडी अपॉन में बीडी, एडी अपॉन में बीडी। उसके बाद क्या बराबर होगा, एई अपॉन में बीसी, एई अपॉन में बीसी। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक। आपने बोला कि डी आपका क्या है, मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है मतलब ए से डी की दूरी और डी से बी की दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि मिड पॉइंट लाइन को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ए से डी की दूरी और बी से डी की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से मैं यदि ए से डी और बी से डी बी की रेशो निकालू, मतलब इसके इसके बटे में लिख दूं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहाँ पर मैंने ए डी अपॉन डी बी की जगह कितना लिख दिया, 1। ठीक, ऐसा करने से क्या हुआ, आपको क्या मिला, ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन ई सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये आपस में कब बराबर हो सकते, जब ई क्या होगा, इसका मिड पॉइंट। जब ई क्या होगा, इसका मिड पॉइंट। जैसे आपने इसमें क्या बोला था, डी मिड पॉइंट है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर होगा। अब आपने ये प्रूव कर दिया कि ए ई बराबर ई सी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ई इस लाइन का मिड पॉइंट हो गया, ई इस लाइन का मिड पॉइंट हो गया, ई इस लाइन का मिड पॉइंट हो गया। अब ध्यान से सुनना, इसका निष्कर्ष क्या निकला, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से, यदि त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से एक पैरेलल लाइन खींची जाए, एक समांतर लाइन खींची जाए, तो वह सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर मिलेगा, तो वह सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर मिलेगा। आपको पता था क्या, आपने जो समांतर लाइन खींची ई, वो इसका मिड पॉइंट है, नहीं पता था ना, लेकिन आपने ये प्रूफ कर दिया कि ई क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो क्या ध्यान रखोगे, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से पैरेलल लाइन खींची जाए तो वह सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर
मिलेगा, वो सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर मिलेगा। मिड पॉइंट पर मिलेगा मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेक्चर थोड़ा लंबा है, आराम से समझिएगा, ठीक है? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब थोड़ा और समझो। आपने इसको मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया, ये आपने पहले से मिड पॉइंट देके रखा था, मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया मतलब ये वाला रेशो, दोनों का रेशो क्या होगा, बराबर होगा। ये एक होगा तो ये भी एक होगा, ये एक होगा तो ये भी क्या होगा, एक होगा। ये पूरा कितना हो गया, 2। ये पूरा कितना हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपने सिमिलर प्रूफ हो चुके थे। सिमिलर प्रूफ कैसे हो चुके थे, क्योंकि डीई आपने एक पैरेलल लाइन खींची थी, जैसे पैरेलल लाइन खींची ऑलरेडी ये दोनों क्या होगा, सिमिलर प्रूफ हो गए थे। जैसे सिमिलर प्रूफ हो गए थे, ये दोनों ट्रायंगल का जो क्रॉसपोंडिंग रेशियो है वो क्या था, बराबर था। ये दोनों ट्रायंगल का क्रॉसपोंडिंग रेशियो आपने बराबर लिख दिया था, पिछले केस में लिख दिया था, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें वैल्यू पुट करा। कैसे पुट करा, क्योंकि हमने प्रूफ करा अभी कि ई इसका मिड पॉइंट, मतलब ये वाला रेशो और ये वाला रेशो बराबर होगा, ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। तो मैंने सबको जो जो बराबर है उसको एक माना, तो इससे करने से क्या होगा, ये पूरा कितना है, एक और एक कितना हो गया, 2। एडी, एडी आपने कितना माना, ए से डी आपने एक माना। एबी, एबी कितना हो गया, एक और एक 2 हो गया, तो ए भी 2 हो गया, ठीक है। डीई अपॉन में बीसी, डीई अपॉन में बीसी, ठीक है। तो डी, यहाँ से यदि डीई की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, हाफ ऑफ बीसी। डीई की वैल्यू निकालोगे तो हाफ ऑफ बीसी। मतलब समझ में क्या आया, समझना ध्यान से। ये जो पैरेलल लाइन खींची आपने, ये पैरेलल लाइन इस आधार का आधा होता है। ये जो पैरेलल लाइन खींची डीई, डी का मान किसका आधा होता है, बीसी का आधा होता है। मतलब डीई की लंबाई बीसी की लंबाई की आधी होगी, ठीक है। एक जो भी समांतर लाइन खींचा आपने डीई, उसकी लंबाई इस बीसी की लंबाई की आधी होगी, जो कि आपने यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया है, ठीक है। ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है। कि इस पैरेलल लाइन की लंबाई किसकी आधी होगी, इसके आधार जिसके समांतर खींचा गया उसके लंबाई की आधी होगी। मतलब डीई बराबर हाफ अपॉन बीसी, डीई बराबर हाफ अपॉन बीसी। क्लियर हो गया यहाँ तक? पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 समझो कि D इज अ मिड पॉइंट, ठीक है सर, D इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। D इज अ मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ से यदि पैरेलल लाइन खींचो तो ये भी सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। प्रूफ हो चुका है। D यदि मिड पॉइंट, तो यहाँ से यदि एक पैरेलल लाइन खींचो तो ये भी इसके मिड पॉइंट पर मिलेगा, ठीक। थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया था कि DE की लंबाई इस भुजा की लंबाई की आधी होगी, BC की लंबाई की आधी होगी। यदि BC को आपने 2 माना, समझना, यदि BC को आपने 2 माना तो DE कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये इसकी लंबाई की आधी होती है। तो यदि आपने BC को 2 माना तो DE की लंबाई कितनी होगी, आधी होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे बाय सिमिलरिटी हम बोल सकते हैं कि मैंने क्या बोला था कि दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो इनका क्रॉसपॉन्डिंग रेशो बराबर होगा, रेशो बराबर होगा, क्रॉसपॉन्डिंग सब कुछ बराबर होगा, चाहे वो एरिया हो या पेरीमीटर हो या मीडियन हो या सरकम रेडियस, इनर रेडियस, जो भी हो उन सबका रेशो बराबर होगा, ठीक है। इस बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया और छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशो भी क्या होगा, बराबर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और हमने एक जमाने में पढ़ा था कि ट्रायंगल के एरिया का रेशो वही होता है जो उनके आधार का रेशो होता है, पढ़ा था कि ट्रायंगल के एरिया का रेशो वही होता है जो उनके आधार का रेशो होता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई की एरिया का रेशो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए बी सी का बेस कितना है, 2 और ए डी ई का बेस कितना है, 1। तो इस ट्रायंगल का रेशो होगा 2:1, या फिर यदि आप इसको पहले कंसिडर करोगे तो क्या आएगा, 1:2। यहाँ तक दिमाग चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि जो एरिया रहता है वो स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है, क्योंकि एरिया मतलब दो, किन्हीं भी दो साइड का मल्टीप्लीकेशन। बेसिकली एरिया देखा जाए तो एरिया क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है किसी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब उसकी लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आएगी, मतलब दोनों चीज का गुणा कर रहे हो तो उसका स्क्वायर आता है, ठीक है। उसका क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो एरिया बेसिकली क्या होता है, किसी भी साइड का एक स्क्वायर,
ठीक है, एरिया क्या होता है किसी भी साइड का स्क्वायर। तो जैसे आप यहाँ से इन दोनों साइड के यदि स्क्वायर को यदि बराबर किधर ले जाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। एरिया लिख दिया, एरिया मतलब इसका स्क्वायर, यहाँ इसका एरिया मतलब इसके साइड का स्क्वायर। जैसे साइड का स्क्वायर आप हटाओगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने सिमिलरिटी के बेस पे क्या लिख दिया, डीई अपॉन में बीसी। क्या है सर, डीई अपॉन में बीसी। कौन सा ट्रायंगल लिया आपने, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई। क्रॉसपॉन्डिंग रेशो है ये, बीसी और डीई ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, तो इसका रेशो इनके एरिया के रेशो के बराबर भी होगा। सिमिलरिटी प्रूफ हो गया, मतलब ये सब कुछ रेशो बराबर होगा। ठीक है, तो आपने कौन सा साइड कंसीडर करा, डीई अपॉन में बीसी, तो एरिया का रेशो आपने लिख दिया। डीई कौन से ट्रायंगल में आता है, एडीई, और बीसी कौन से ट्रायंगल में आता है, एबीसी। ठीक है, ये रूट कैसे आया, इसका स्क्वायर आपने इसके ऊपर डाला। डीई आपने कितना माना, एक, और बीसी आपने कितना माना, दो। ये दो होगा तो ये एक होगा, ये हमने प्रूव कर चुके थे, तो ये लिख दिया आपने 1/2। इन दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर दोगे तो ये 1/2 का स्क्वायर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल वन। डेल वन रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ अ एडीई, एरिया ऑफ अ एडीई। और ये डेल टू, ये जो डेल टू मैंने लिखा बाहर, ये डेल टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा, 1/4, 1/4। तो होल ऑफ द कंक्लूजन क्या निकलता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू द 1/4 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एडीई। मतलब इस बड़े वाले का एरिया, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होगा, छोटे वाले ट्रायंगल के 1/4 के बराबर। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होगा, छोटे वाले ट्रायंगल के 1/4 के बराबर। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, एक बात क्या याद रखोगे, फिर से बता रहा हूँ, डीई, डीई की लंबाई क्या होगी, हाफ ऑफ बीसी। डीई की लंबाई क्या होगी, हाफ ऑफ बीसी। दूसरा बात आप क्या याद रखोगे कि जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होता है वो छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मतलब एबीसी का एरिया किसके बराबर होगा, 1/4 एडीई के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अगला केस समझो क्या होता है। अगला केस, इन सबको मैंने सब कंक्लूजन बना के लिख दिया, देखो कैसे क्या क्या प्रूफ करा मैंने वो सब लिख दिया। जैसे आपको बोल दिया कि डी और ई दोनों क्या है, आपको मिड पॉइंट है। डी और ई दोनों क्या है, आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आपने क्या करा, डी ई और ई मिड पॉइंट है, मतलब आपने एक पैरेलल लाइन खींच दिया। जैसे पैरेलल लाइन खींचा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। पूरा पिछला जो पढ़ा था इन सबको मैंने एक पेज में लिख दिया है, समझो क्या बता रहा हूँ। डी और ई दोनों क्या प्रूफ करे थे आपने, मिड पॉइंट थे। आपने जैसे मिड पॉइंट थे तो आपने इन दोनों को मिला दिया, मतलब पैरेलल लाइन खींच दी। जैसे आपने पैरेलल लाइन खींच दिया तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे सिमिलर होगा तो इनका क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो भी बराबर होगा। क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो आपको लिखना आता है, क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो आपको लिखना आता है कि आप एंगल के बेसिस पर आप इसका क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या प्रूफ करा था कि डीई मतलब पैरेलल लाइन, इनकी लंबाई बेस के लंबाई की आधी होती है। जिसके पैरेलल खींचा जाए उसके लंबाई के आधी होती है। तो डीई बराबर बीसी अपॉन में 2 प्रूफ करा था। इसके बाद आपने क्या प्रूफ करा था कि एबीसी का एरिया एडीई एरिया का 1/4 होगा। एबीसी का एरिया एडीई के एरिया का 1/4 होगा। ये आपने प्रूफ कर चुके हो। तो इस मैंने सारे कंक्लूजन को एक लाइन से लिख दिया है। ठीक है, इसको आप याद रखना हमेशा कि सिमिलरिटी में इन चीजों का यूज हमने कंक्लूजन के थ्रू निकाला और इन चीजों का यूज हम करेंगे। क्वेश्चन देखो अब कैसे आता है, सारे रूल याद है, सारे कंक्लूजन याद है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते कैसे आएगा। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू द बीसी। बस जैसे उसने बोल दिया कि ट्रायंगल एबीसी और डीई पैरेलल बीसी, मतलब दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर होगा, सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इस बात को दिमाग पे रखना कि उसने जैसे ही बोल दिया कि डीई पैरेलल बीसी है, मतलब इतना जो पीछे झंझट करा था हमने, इतना जो पीछे माथापच्ची करा था, वो यही प्रूफ करने के लिए करा था। यदि एक ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन खींच दिया जाए किसी भी साइड की क्रॉसपॉन्डिंग, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर हो रहा है कि तो डीई बीसी के पैरेलल उसने बोल दिया है, तो हमको क्या पता चल गया इससे कि उसने क्या हिंट दी कि इसके अंदर जो दो ट्रायंगल बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रेशो देके रखा है एडी रेशो बीडी।
AD रेशो BD कितना देकर रखा 3:5 और आपको फाइंड करने बोला फाइंड द रेशो ऑफ एरिया। फाइंड द रेशो ऑफ एरिया, देखना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका। फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ट्रायंगल ADE, मतलब ADE का एरिया और क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मैं बाद में पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो आपसे किस किस का रेशो पूछा, फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADE, ADE की एरिया का और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर लिख लेना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज कौन सा बोला आपको, BCDE, BCDE की जगह ED, BC की जगह ED मतलब ये वाला चतुर्भुज ना, BDEC, BDEC का आपका एरिया का रेशो बताना। क्लियर है? कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो आपको क्या क्या रेशो देके रखा है, AD जो ब्लैक पेन से है वो आपको देके रखा है, जो ब्लू पेन से करा वो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। AD और अपॉन में BD का रेशो कितना देके रखा, 3:5, ठीक है, लिख दिया मैंने 3:5, ठीक है। आपको पता है कि एरिया का रेशो किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। एरिया का रेशो किसके बराबर होता है, साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको साइड का रेशो देके रखा है, तो एरिया का रेशो क्या होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे बताया आपने कि दोनों पैरेलल है। एरिया कैसे निकालते हो, एरिया का रेशो वही होता है जो उसके साइड के स्क्वायर का रेशो होता है। तो साइड का रेशो आपको देके रखा 3:8, एरिया का रेशो कितना होगा 3 स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 8 का स्क्वायर मतलब 64, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 8 का स्क्वायर मतलब 64। अब 9 कौन सा होगा और 64 मतलब 64 कौन सा होगा, समझो। ये 3 वाली साइड कौन सी है, AD, ये 3 वाली साइड कौन सी है, AD। तो AD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, AD ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 9। फिर से समझा रहा हूँ, आपको साइड का रेशो देके रखा था, आपने एरिया का रेशो निकाला 9:4। अब 9 को किसका होगा, 64 किसका होगा, ध्यान से समझना। ये 9 किससे आया, इस 3 से आया, ये 3 किसका है, AD का है। तो AD कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, AD आ रहा है आपका ADE में आ रहा है। तो ADE का एरिया कितना होगा, 9, ADE का एरिया कितना होगा, 9, ठीक है। अब ये 8 8 8 कौन सा एरिया आया, 64। 8 कौन सा साइड है, AB, AB कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, AB कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, AB ट्रायंगल आ रहा है ABC, AB कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ABC। मतलब ये पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना है, 64। ये पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, 64। पूरे ट्रायंगल का एरिया 64 है, इतने का एरिया 9 है, तो 64 में से 9 गया तो इसका एरिया कितना आएगा, 55। पूरा एरिया कितना प्रूफ करा आपने, 64, इतना एरिया कितना प्रूफ करा, 9। तो 64 में से 9 गया तो इतना वाला एरिया कितना आएगा, 55। आपसे किस किस का एरिया पूछा था, ट्रायंगल ADE और क्वाड्रिलेटरल DBCE, तो कितना आएगा 9/55, 9/55, अरे कहाँ हो गए तुम? ठीक है, 9/55। आया ये वाला क्वेश्चन समझ में आपको, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। जैसे यदि मैंने बोला था कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो क्या होता है, उनके साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है, ठीक है। यदि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो क्या होता है, उनके साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूँ आपको कैसे होता है, समझो। जैसे आपने ट्रायंगल कौन सा लिया, ABC, और ट्रायंगल लिया आपने DEF, तो एरिया बराबर क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट लिया तो हाफ ऐसा का ऐसा, इसका बेस कितना है BC, इसका हाइट कितना माना आपने H1, तो BC इंटू H1, ठीक है। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस, बेस कितना है EF इंटू H2, EF इंटू H2। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर आपने क्या करा, AB अपॉन में DE, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है,
मतलब आप इसके क्रॉसपोंडिंग रेशियो भी बराबर होगा। ध्यान से सुनना, पहले आपने एरिया लिखा, एरिया लिखने के बाद हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ध्यान दो कि जब मैंने बोला कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इसका क्रॉसपोंडिंग रेशियो भी बराबर होगा। क्रॉसपोंडिंग रेशियो बराबर होगा मतलब ए बी अपॉन में डी बराबर ए सी अपॉन में डी एफ बराबर बी सी अपॉन में ई एफ। ठीक है, तो आपके पास क्या आया यहाँ पर, बी सी अपॉन में ई एफ आया, तो बी सी अपॉन में ई एफ की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन में ई डी, ए बी अपॉन में डी ई। बी सी अपॉन ई एफ की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन में डी, क्योंकि ये इसका रेशो और इसका रेशो आपस में बराबर है। आपने बी सी अपॉन ई एफ की जगह लिख दिया ए डी अपॉन में डी। यहाँ तक आया समझ में। अब आप यहाँ पर आओ, आपने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करा, ए बी पी, ए बी पी, और ट्रायंगल कंसीडर करा ए सॉरी डी ई क्यू, डी ई क्यू। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करा, ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। या फिर कैसे प्रूफ कर सकते हो, देखो मैं प्रूफ करके बताता हूँ सिमिलर है कि नहीं, कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में। जैसे आपने यहाँ पर एक एल्टीट्यूड खींचा तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पर आपने एक एल्टीट्यूड खींचा तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई पहले से सिमिलर थे, पहले से सिमिलर थे मतलब इसका एंगल बी और इसका एंगल ई बराबर होगा, तो एंगल बी और एंगल ई बराबर। जब एक ट्रायंगल के दो एंगल, मतलब ये 90 है ये भी 90 है, एंगल बी बराबर एंगल ई हो गया, मतलब आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। कौन से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, ए बी पी और डी ई क्यू, ये दोनों आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे आपने ये प्रूफ कर दिया, किसके बेसिस पे प्रूफ करा, ए या फिर डबल ए की प्रॉपर्टी से आपने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर। जैसे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो गया, तो इसका क्रॉसपोंडिंग रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका क्रॉसपोंडिंग रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब क्रॉसपोंडिंग रेशियो लिखते कैसे, क्रॉसपोंडिंग रेशियो लिखते कैसे, तो मैंने क्या बताया था, एक ट्रायंगल को आप अपने हिसाब से लिख दो, तो आपने ए बी पी अपने हिसाब से लिख दिया, दूसरे ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के एंगल के बेसिस पे लिखो, दूसरे ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के एंगल के बेसिस पे लिखो। तो ए पर देखो, ए के क्रॉसपोंडिंग कौन सा एंगल आएगा, डी आएगा। ए के क्रॉसपोंडिंग कौन सा एंगल आएगा, डी आएगा। ए के बाद आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, डी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिया यहाँ पर, बी। बी किसके बराबर है, बी ई के बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, ई। बी ई के बराबर है तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, ई। उसके बाद देखो आपने क्या लिया यहाँ पे, पी, तो पी पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। इस वाले ट्रायंगल में देखो 90 कितने किस पर बन रहा है, क्यू पर, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दोगे, Q। ऐसा करने से क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो एपी अपॉन में डीई, बीपी अपॉन में ई क्यू, और एपी, एपी अपॉन में डी क्यू, एपी अपॉन में डी क्यू। तो एपी क्या है आपका, एपी आपका क्या है, एपी आपका H1 है, और डी क्यू आपका क्या है, डी क्यू आपका H2 है। मतलब H1 अपॉन H2 किसके बराबर हो गया, ए बी अपॉन डी के बराबर। H1 अपॉन H2 किसके बराबर हो गया, ए बी अपॉन डी के बराबर। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो H1 अपॉन H2 की जगह ए बी अपॉन डी, ये हो गया ए बी का स्क्वायर, ये हो गया डी का स्क्वायर। तो हम इस प्रूफ के बेसिस पर बोल सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया का रेशो वही होता है जो उसके साइड के स्क्वायर के रेशो के होता है। ठीक है, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल के एरिया का रेशो उसके साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। ट्रायंगल के एरिया का रेशो उसके साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, रेशो के एरिया साइड के रेशो के बराबर भी होता है, या आपको जो भी देके रखे उसके स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। जैसे आपने यह तो प्रूफ कर दिया कि साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। यदि आपको मीडियन देके रखे, दोनों ट्रायंगल का मीडियन देके रख दिया तो मीडियन के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। दोनों ट्रायंगल का एल्टीट्यूड देके रख दिया तो एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। दोनों ट्रायंगल का यदि इनर रेडियस देके रख दिया तो इनर रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों ट्रायंगल का यदि सरकम रेडियस देके रख दिया तो सरकम रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या बराबर होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशो। कौन से दोनों ट्रायंगल, जो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हुए वो। क्लियर हो गया। यही वाली बात हम पेरीमीटर के साथ करते हैं। पेरीमीटर मतलब सर होता है परिमाप। पेरीमीटर मतलब क्या होता है सर, परिमाप। ठीक है, तो जैसे एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है, वैसे पेरीमीटर का रेशो उनके साइड के रेशो के बराबर होता है। क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड, सम ऑफ द ऑल साइड। यहाँ पर तो स्क्वायर की बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, जैसे हमने क्या बोला कि
एरिया का रेशो क्या होगा, साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। तो सेम हम बोल सकते हैं कि पेरीमीटर का रेशो क्या होगा, उसके साइड के रेशो के बराबर। साइड के रेशो के बराबर मतलब जो भी देके रखे आपको, यदि आपको पहले वाले ट्रायंगल का मीडियन, दूसरे वाले ट्रायंगल का मीडियन देके रख दिया, तो पेरीमीटर का रेशो किसके बराबर होगा, मीडियन के रेशो के बराबर। यदि आपको एल्टीट्यूड देके रख दिया, तो पेरीमीटर का रेशो किसके बराबर होगा, एल्टीट्यूड के रेशो के बराबर होगा। यदि आपको पेरीमीटर का रेशो पूछे और आपको एंगल बाइसेक्टर देके रख दिया, तो पेरीमीटर का रेशो किसके बराबर होगा, एंगल बाइसेक्टर। ए बी मतलब एंगल बाइसेक्टर के बराबर होगा। यदि आपको इन रेडियस देके रख दिया या फिर सर्कम रेडियस देके रख दिया, तो पेरीमीटर का रेशो किसके बराबर होगा, इन रेडियस के रेशो के बराबर या फिर सर्कम रेडियस के रेशो के बराबर। जो आपको देख के रखे उसके रेशो के बराबर हो जाएगा क्या, पेरीमीटर। और एरिया क्या होगा, उसका स्क्वायर, जो देख के रखे उसके स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल, पहले से बोल दिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, समरूप है। एबीसी और पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और उनका परिमाप कितना देके रखा है, 36 और 24। पेरीमीटर कितना देके रखा है, 36 और 24। यदि पी क्यू बराबर 10 है तो आपसे पूछा ए बी का रेशो बता। ठीक है, मतलब पेरीमीटर का रेशो देके रखा और आपसे साइड का रेशो पूछा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पेरीमीटर का रेशो देके रखा, आपको साइड का रेशो पूछा। तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रेशो ऑफ द क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ अ टू सिमिलर ट्रायंगल, ratio of the corresponding side of a two similar triangle is equal to the ratio of a perimeter of the two similar triangle। यहाँ समझ में कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, पेरीमीटर का रेशो किसके बराबर होता है, साइड के रेशो के बराबर होता है। बस पेरीमीटर का रेशो किसके बराबर होता है, साइड के रेशो के बराबर। आपको तो बस इतना याद रखना है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल बराबर है तो दोनों ट्रायंगल की कौन कौन सी साइड देके रखी है, इसका पी क्यू, इसका ए बी। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं ए बी और पी क्यू का रेशो, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू का रेशो किसके बराबर होगा, इनके पेरीमीटर के रेशो के बराबर, इनके पेरीमीटर के रेशो के बराबर। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी मतलब ट्रायंगल एबीसी का एरिया पेरीमीटर कितना देकर रखा, 36, और ट्रायंगल पी क्यू का पेरीमीटर कितना देकर रखा है, पी क्यू आर का पेरीमीटर कितना देकर रखा है, 24। काटापीटी करोगे तो कितना आएगा, 3/2। मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू कितना आया, 3/2। ए बी अपॉन में पी क्यू कितना है, 3/2। या फिर आप ये भी बोल सकते हो 3/2 किसका रेशो है, पेरीमीटर का रेशो है, दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशो है। तो पेरीमीटर का रेशो वही होगा, एरिया का रेशो वही होगा जो इसके पेरीमीटर का रेशो होगा, क्योंकि वो गिवन था हमको। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ए बी अपॉन में पी क्यू कितना है, 3/2। पी क्यू की वैल्यू कितनी देकर रखी आपको, 10। आपसे ए बी पूछा तो पी क्यू की जगह 10 रख दो। 2 × 2 2 × 5 10। ठीक है, 5 का 3 में गुणा करोगे, 5 और 3 कितना होता है आजकल, 15। तो ए बी बराबर कितना आ गया आपका, 15। ठीक है, आ गया, कैसे यूज करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर। पहले से बोल दिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सिमिलर है मतलब उसके क्रॉसपॉन्डिंग रेशो बराबर है, उसके एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी बराबर है। जैसे ये बोल दे तो ये वाली चीज आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, एंगल ए बराबर डी देके रख दिया और एंगल बी बराबर ई देके रख दिया। एंगल ए बराबर डी देके रखा और एंगल बी बराबर ई देके रखा है, और आपसे पूछा, और आपको कंडीशन भी देके रखा है। कौन सा कंडीशन है देखो, इफ 4AB बराबर DE, इफ 4AB बराबर DE और BC बराबर आपको 12 देके रखा है, देन EF की वैल्यू पूछी आपसे, देन EF की वैल्यू पूछी आपसे। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF क्या है, सिमिलर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, कौन कौन सा एंगल बराबर करा, A और D, तो A को x मान लो, B को x मान लो। और कौन सा एंगल बराबर है, डी और बी और ई, तो ये बी और ये ई, ये वाई होगा तो ये भी क्या होगा, वाई होगा, माना कि। ठीक है, कौन सी साइड देके रखी है, बीसी, बीसी बराबर 12 देके रखा है। ठीक है, ठीक। कंडीशन क्या देके रखी है, 4AB बराबर डीई, 4AB बराबर डी। तो आप इस कंडीशन से कर क्या सकते हो, इस कंडीशन से आप ये कर सकते हो कि AB के बटे में डी लिख दो। AB के बटे में डी लिख दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमको रेशो चाहिए, सिमिलरिटी मतलब रेशो, तो किसी भी तरीके से उसको रेशो बना दो। तो AB अपॉन में डी बराबर कितना आएगा, 1/4। बन गया रेशो कि AB और डी का रेशो कितना आ गया, 1/4। AB
और डीई का रेशो 1/4। ठीक है, आपसे किसका रेशो पूछा है? ईएफ का। तो ईएफ का पूछा, तो ईएफ का क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सा है? बीसी। ईएफ का, ईएफ पूछा ना आपसे, तो ईएफ का क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सा है? बीसी। तो हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन में डीई बराबर होगा बीसी अपॉन में डीएफ, बीसी अपॉन में ईएफ, बीसी अपॉन में सॉरी ईएफ। AB अपॉन में डीई किसके बराबर होगा? बीसी अपॉन में ईएफ। और AB अपॉन में डीई आपने कितना निकाला? यहाँ पर निकाला नहीं, दे के रखा था 1/4। बीसी की वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है? 12। ईएफ की वैल्यू पूछा है, तो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौक 36, सॉरी 12 चौक 48, 12 चौक 48। ठीक है। ईएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बस आप उसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या बोला, अच्छा सा क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे आपको तसल्ली मिल जाए कि कुछ भी बाहर का नहीं पढ़ रहे, सब काम की चीज पढ़ रहे। ठीक है, इसे दिमाग में मत रखना कि सर फालतू चीजें पढ़ा रहे हैं। ये आप देख ही रहे होंगे कौन कौन से एग्जाम में आ चुका है और हम किस बेसिस पर इसको कर पा रहे हैं। ठीक है, तो निश्चिंत होकर पढ़ाई करना। ठीक है। ट्रायंगल एबीसी में बिंदु डी और ई भुजा ए बी तथा बीसी पर इस प्रकार है कि भुजा ए सी डी ई के समानांतर है। भुजा ए सी डी ई के समानांतर है। जैसे समानांतर है मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी बी ई क्या होगा? क्या होगा? दैट इज सिमिलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने बोल दिया क्योंकि डीई पैरेलल है एसी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख के ही बता सकते थे इसका आंसर कितना होगा। दैट इज ए 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू द ट्रायंगल डीईएफ। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। एंगल ए आपको दे के रखा है 47 डिग्री और एंगल ई आपको दे के रखा है 63 डिग्री। ठीक है, C इज इक्वल टू द, C की वैल्यू पूछी कि एंगल C की वैल्यू क्या होगी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तीनों एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्रॉसपॉन्डिंग चीज को दिमाग में रखना। क्रॉसपॉन्डिंग यदि भूल गए तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग रेशो, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल और मस्ट बी बराबर। ठीक है, आपको एंगल ए कितना देके रखा था? 47 डिग्री। एंगल ए कितना देके रखा था? 47 डिग्री। और यहाँ से एंगल ई कितना देके रखा था? 63। तो ये यदि 47 है तो ये डी कितना होगा? 47 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों सिमिलर है। ये यदि 63 है तो ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग ई देखना, ए का क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा है? डी। तो ये 47 है तो ये भी 47 होगा। ई का क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा है? बी। तो ये यदि 63 होगा तो ये भी कितना होगा? 63 होगा। एक ट्रायंगल के दोनों एंगल यदि आपको पता हो तो तीसरा एंगल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी की त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर दो, तो -47 -63 ये हो गया 110। 180 में से 110 गया तो कितना बचा? 70 डिग्री। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ट्रायंगल एबीसी में भुजा AB तथा AC दो बिंदु DE तथा E D तथा E इस प्रकार है कि DE BC के समांतर है। समानांतर है मतलब सिमिलर है, मतलब समरूप है। कंडीशन क्या है? AD अपॉन बी। कंडीशन नहीं है, देके रखा है AD अपॉन BD कितना देके रखा है? 3/5। और आपसे AC देके रखा है 4 और यही पूछा है। तो जो पूछा उसका रेशो बराबर कर दो, क्योंकि सिमिलर तो प्रूफ हो ही चुका है। कैसे प्रूफ हो चुका है? उसने बोल दिया कि डीई बीसी के समानांतर है। ये डीई बीसी के समानांतर है। ये 3 देके रखा, ये 5 देके रखा, ये पूरा आपको 3 और 5 कितना होगा? 8 हो गया। ठीक है, तो एडी अपॉन बीडी कितना देके रखा? 3:5। आपने क्या करा? एडी अपॉन एबी का रेशो निकाल लो। एडी अपॉन एबी का रेशो निकाल लो, कितना हो जाएगा? 3:8। एबी कितना हो जाएगा? 3 और 5 कितना हो गया? 8। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब
ए ई अपॉन में ए सी का रेशो, फिर से बता रहा हूँ, थेल्स प्रमेय से बता रहा हूँ, ए ई अपॉन में ए सी का रेशो किसके बराबर होगा, ए डी अपॉन में ए बी के बराबर होगा, ए डी अपॉन में ए बी के बराबर होगा। सर आपने यही वाला क्यों कंसिडर करा, क्योंकि आपसे ए ई पूछा था, आपसे ए ई पूछा था, ठीक है। तो ए ई अपॉन में ए सी का रेशो किसके बराबर होगा, ए डी अपॉन में ए बी के बराबर, ए डी अपॉन में ए बी बराबर ए ई अपॉन में ए सी। ए डी अपॉन में ए ई आपने कितना निकाला, 3:8, ये 3:8, ठीक है। एसी की वैल्यू आपको कितना देके रखा है, 4, एसी की वैल्यू आपको कितना देके रखा है, 4, तो एसी की वैल्यू इसमें रख दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 3/2, 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर, 3/2 कितना होता है आजकल, 1.5 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, टूल। इन द गिवन फिगर, if AD is equal to 12 centimeter, AE is equal to 8 centimeter, EC is equal to 14 centimeter, then the what is the value of BD in centimeter में बताना है। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे, हिंदी में बता रहा हूँ। AD 12 देके रखा है, दी गई आकृति में, ये आकृति देके रखा है ना, AD 12, AE 8, EC 14, तो आपसे बताना है कि BD का मान सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में देके रखा है, ठीक है। अब ट्रायंगल, तो उसने बोला सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर ही है। कैसे है देखिए, कैसे प्रूफ करोगे सिमिलर है कि नहीं है, देखो पहले तो पहले प्रूफ करना सीखो कि सिमिलर है कि नहीं है, कैसे प्रूफ करना। ये वाला एंगल 70 है, ये वाला एंगल 70 है, ठीक है। मैंने दो ट्रायंगल देख रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी। तो ट्रायंगल ए बी सी में एक एंगल 70 है और ट्रायंगल ए डी ई में एक एंगल कितना है, 70 है, एक एंगल बराबर हो गया। ये जो ए वाला एंगल है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल भी दोनों ट्रायंगल में बराबर है। तो जब दो एंगल ट्रायंगल में बराबर होते तो आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलरिटी प्रूफ करना आप सीख गए, कैसे प्रूफ करा समझना। ए बी सी में एक एंगल 70 देके रखा है और ए डी ई में भी एक एंगल कितना है, 70 है, मतलब बी बराबर ई है, क्लियर है। ए वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ए वाला एंगल भी दोनों ट्रायंगल में बराबर हो गया, ठीक है। तो जब दो एक ट्रायंगल के दोनों एंगल या तीनों एंगल बराबर होते तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते, सिमिलर होते। तो ये सिमिलर हो गया इसके। अब सिमिलरिटी बराबर हो गया मतलब उसका रेशो लिखना है, समझो, यदि दोनों सिमिलरिटी प्रूफ हो गया मतलब उसका रेशो लिखना है। तो रेशो लिखने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को हम एज इट इज लिख दो, एक ट्रायंगल को हम एज इट इज लिख दिया। कैसे लिख दिया, ए ई डी, ये वाला ट्रायंगल को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब दूसरे ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के एंगल के बेसिस पे लिखते, कैसे लिखोगे, यहाँ पर आपने ए कंसीडर करा, तो इस वाले ट्रायंगल में ए बी वही है, यहाँ पर भी क्या लिख दोगे ए, क्योंकि ए दोनों में कॉमन था, यहाँ पर भी क्या लिख दोगे ए। फिर आपने क्या कंसीडर करा, ई, ई पे कौन कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 70 डिग्री। तो आप देखोगे कि दूसरे ट्रायंगल में 70 किस पे बन रहा है, दूसरे ट्रायंगल में 70 बी पे बन रहा है, तो ई के क्रॉसपोंडिंग क्या लिख दोगे, बी, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली सी के क्रॉसपोंडिंग क्या हो जाएगा, डी, यहाँ पर यदि डी लिया तो यहाँ पर क्या लोगे, सी। ऐसा लिखने से क्या होगा, ए ई का रेशो ए ई अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए सी के बराबर होगा, ठीक है। ये रेशो आपस में बराबर होगा, रेशो लिखना आता है ना, ए ई अपॉन में ए बी, शुरू के दोनों और इधर के दोनों, ई डी अपॉन में बी सी, ठीक है, और ए डी अपॉन में ए सी। तो हमने उन तीनों में से दो को ही लिया, ठीक है, ए डी अपॉन में ए सी, इन तीनों में से दो को लिया कि जो हमारे काम का है उसी को लिया। काम का है मतलब जिसकी वैल्यू देके रखी है वही काम का है, जिसकी वैल्यू देके रखी है हमने उन दोनों रेशो को ही बराबर किया। तीन रेशो, तीन एक बार में आप दो चीजों को सॉल्व कर सकते हो, आपको शुरू से पता है। एक बार में आप तीन चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब एक बार में आप दो रेशो को सॉल्व कर सकते हो, तीन रेशो को एक बार में सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने दो रेशो ले लिए, दो रेशो भी कौन से ले लिए, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, वो आपको क्वेश्चन में देख के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने ए ई अपॉन ए बी लिया, ए डी अपॉन ए सी लिया, ठीक है। ए ई की वैल्यू आपको देके रखी है कितना, 8, ए बी की वैल्यू आपको निकालना है, सॉरी ए बी की वैल्यू नहीं निकालना, आपको बी डी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालो, फिर देखते ए डी कितना देके रखा है 12, ए सी कितना देके रखा है 22। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, काटापीटी करोगे तो कितना आएगा, 44/3, कितना आएगा 44/3। अब आपको बी डी निकालना है, तो बी डी कैसे निकालोगे, इस
टोटल एबी में से एडी को माइनस कर दोगे तो बीडी निकल आएगा। सुनना ध्यान से, बीडी निकालना है आपको। बीडी कैसे निकालोगे? इस टोटल एबी में से यदि एडी को माइनस कर दोगे तो बीडी निकल आएगा। तो टोटल एबी में से आपने बीडी को माइनस करा, ठीक है। तो एबी आपको गिवन है, गिवन नहीं है, निकाला आपने 44/3, ठीक है। और एडी आपको गिवन है, एडी आपको गिवन है कितना? 12। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8/3। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8/3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये आप देख सकते हो कि एसएससी सीजीएल टायर 2 मतलब मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जो कि आपने बड़ी आसानी से इसको सिमिलरिटी से कर चुके हो, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट पर मेंस लेवल तक के क्वेश्चन भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी हम कल देखेंगे कि जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी किस किस में लगाया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाले थे। सेम इसी तरीके से हम सिमिलरिटी लगाएंगे किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में सिमिलरिटी लगाएंगे और उस पे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और उन कंक्लूजन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।